मतलब कि क्या ये गाड़ी 400 किलोमीटर भी टच नहीं कर पाएगी? मतलब अजीब सी चीज़ मुझे ये लगी कि इस स्क्रीन में आपकी बैटरी की परसेंटेज नहीं बताता है। स्पीकर से आ रही है, काफ़ी अनोइंग है। ये डिपेंड करता है पीछे आपके कोई बैठा है या फिर नहीं बैठा है। अगर पीछे बैठा होगा तो फिर उसकी टांगें दब जाएगी। ऐसी क्वालिटी की उम्मीद नहीं थी इस गाड़ी से। देखो ना, आपको हल्के से स्टिफ लगने वाले हैं इसके सस्पेंशन। 5% बैटरी का कंजप्शन हमने यहाँ पर कर दिया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं 17.5 किलोमीटर। मुझे वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप स्क्रीन के अंदर जाओ फिर आप एसी के कंट्रोल देखो, छेड़ो, उससे काफ़ी टाइम वेस्ट होता है और थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी होता है ड्राइवर। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे इंडिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का क्रेज बढ़ता जा रहा है। खूब सारे लॉन्चेस हो रहे हैं, होने वाले हैं, काफ़ी गाड़ियां आने भी वाली हैं और कुछ आ भी चुकी हैं। ये भी काफ़ी जल्द आपको शोरूम में देखने को मिलेगी। ये है आपकी MG की M9 प्रीमियम 7 सीटर गाड़ी। MG का ये फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। ये कंपीट करेगा आपका टोयोटा वेलफायर से और किया कार्निवल से। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, डायरेक्टली कंपीट नहीं कर पाएगी, क्योंकि कार्निवल डीजल में आती है ओनली और आपकी वेलफायर हाइब्रिड में आती है और ये है इलेक्ट्रिक। अब सबसे पहले स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं जो आप जानना चाहते हैं। बैटरी का साइज अच्छा खासा है जो कि है 90 किलोवाट आवर का और इसमें आती है NMC बैटरी। पावर कितनी? 245 PS की। रेंज अभी क्लेम नहीं की गई है। MG का कहना है अभी टेस्ट चल रहा है, कुछ टाइम के बाद हम क्लेम रेंज आपको बता देंगे, लेकिन हम इसको चलाकर बताएंगे। 10-20% हम इसकी बैटरी खाली करेंगे, तब हमें एक अंदाजा लग जाएगा कि गाड़ी कितना चलती है और गाड़ी चलती कैसी है और क्या क्या आपको नेक्स्ट लेवल के फीचर इसमें मिलने वाले हैं, सबके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले डिजाइन की बात कर लेते हैं। टिपिकल MPV वाला डिजाइन देखने को मिलता है, जैसे कि आपने वेलफायर में देखा होगा, लेकिन कार्निवल थोड़ी सी अलग लगती है। फ्रंट लुक थोड़ा सा आपको लग्जूरियस अपील देता है। आप यहाँ पर देखेंगे DRL है, कनेक्टेड DRL इसमें नहीं आती है। बाई फंक्शनल आपको हेडलैम्प मिल जाएगी। LED प्रोजेक्टर यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो भी काफी साइज में छोटी है गाड़ी के हिसाब से। हेडलाइट के नीचे आपको फंक्शनल एयर वेंट्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर क्रोम की स्ट्रिप आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर पूरा कंटिन्यू करती है। पियानो फिनिश में आपको यहाँ पर ये ग्रिल देखने को मिल जाएगी। रडार आपका यहाँ पर नीचे है। अभी मैंने देखा कि आगे सिर्फ 2 ही सेंसर है, मतलब इनका काम 2 सेंसर में चल जा रहा है। 360 डिग्री कैमरा काफी जरूरी होता है इतनी बड़ी गाड़ियों के लिए और इसमें लेवल 2 का एडास भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं साइड की तरफ। अब आप अलॉय व्हील का डिजाइन देखिए, कहीं से इलेक्ट्रिक की तरह नहीं लगता है, मतलब कि खूबसूरत लगता है और साथ के साथ 19 इंच के इसमें व्हील मिलते हैं। टायरों की चौड़ाई की अगर मैं बात करूं 235 mm की है। इतनी बड़ी गाड़ी में ये टायर थोड़े से छोटे लगते हैं, लेकिन MPV में ये चलता है। आप इसको SUV जैसा स्टांस नहीं दे सकते। बोनेट की अब अगर आप लेंथ देखेंगे उतनी ज़्यादा नहीं है, जिसका फायदा मिलता है अंदर स्पेस से। जनरली आपने देखा होगा जो कैमरा होता है OREM के इस साइड में होता है, इस वाले कवर पे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इधर दिया हुआ है। दोनों साइड आपको नीचे दिखाई देगा। क्रोम की स्ट्रिप आपको यहाँ से कंटिन्यू करते हुए दिखाई दे रही होगी, आपका पूरा पीछे तक। इतना बड़ा गिलास आपको क्लोस्ट्रोफोबिक बिल्कुल भी फील नहीं करवाएगा, चाहे आप आगे देख लीजिए या फिर पीछे। ग्राउंड क्लियरेंस अभी हमें पता नहीं है एग्जैक्टली कितना है, लेकिन सफिशिएंट है। नीचे भी आपको एक क्रोम की स्ट्रिप देखने को मिल जाएगी। पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे और सनरूफ भर भर के मिलती है इसमें। पैनोरामिक सनरूफ ड्यूल पेन वाली पीछे मिलेगी, आगे आपको छोटी वाली मिलेगी, मतलब सबके लिए है सनरूफ। यहाँ पर आप क्वार्टर ग्लास का साइज देखेंगे, वो भी अच्छा खासा है और नीचे आपको जस्ट उसके आपको चार्जिंग पोर्ट दिखाई देगा। पीछे बिल्कुल फ्लैट लुक आपको मिलता है इस गाड़ी का। नीचे क्रोम आपको देखने को मिलेगा बम्पर में और साथ के साथ जो टेल लैंप है वो कनेक्टेड है। MG का कहना है कि वाटरफॉल से इंस्पायर्ड है। बड़ा सा ग्लास यहाँ पर है, लेकिन विजिबिलिटी के लिए एक और अच्छा फीचर इसमें मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको 2 कैमरे दिखाई देंगे। ये 360 डिग्री कैमरे का कैमरा है रियर वाला और ये आपको IRVM में दिखेगा इसका आउटपुट, मतलब कि आप IRVM में डायरेक्टली अंदर से नहीं देख सकते। इतने बड़े विंडशील्ड का कोई फायदा नहीं होगा, आपको कैमरे के थ्रू दिखेगा पीछे। और नीचे आपको 4 सेंसर देखने को मिल जाएंगे। तो आप पीछे आ ही गए हैं तो आपको बूट पहले ही दिखा देते हैं। इसको खोलते हैं, इलेक्ट्रिक टेल गेट आपको मिलता है जो कि ड्राइवर साइड से भी ऑपरेट हो सकता है। जब सारी सीटें ऑन रहेगी तब लगभग आपको इतना स्पेस मिलेगा। अब देखते हैं थोड़े से कारनामे इसके। इसको आप मूव भी कर सकते हैं इस सीट को। अगर आप ज़्यादा लोग नहीं हैं गाड़ी में
तो आप अपने बूट स्पेस को बढ़ा भी सकते हैं। एग्जैक्टली नंबर क्या है वो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। और इन सीटों को आप फोल्ड भी कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकलिटी गाड़ी के अंदर भर भर के दी गई है अगर आप सही से इस्तेमाल कर पाएँ तो। अब देखो ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इसमें बूट स्पेस है, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आगे फ्रंक भी देखने को मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा फ्रंक है। आइए, एक चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, इस गाड़ी का बोनट उतना भारी तो नहीं है लेकिन इसमें स्ट्रट दिए गए हैं। और इधर आइए, गाड़ी का साइज़ बहुत बड़ा है लेकिन जो आपका फ्रंक है कुछ खास बड़ा नहीं है, 55 लीटर का है, वो बहुत बड़ी बात है। इसमें आप अपने चार्जिंग केबल्स वगैरह और छोटा मोटा सामान जैसे कि गाड़ी को वॉशिंग करने वाला सामान या फिर जो भी कुछ भी आप रखना चाहें। आइए अभी इंटीरियर दिखाते हैं आपको और क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, कितना कंफर्ट मिलता है, सब बातें बताएंगे। आ जाइए। इंटीरियर के फिट एंड फिनिश क्वालिटी में काफ़ी ख्याल रखा गया है, मटेरियल सिलेक्शन काफ़ी ज़बरदस्त है और साथ के साथ कलर कॉम्बिनेशन भी देख सकते हैं। डोर ओपन करेगा कोई तो उसको फील हो जाएगा कि ये कोई प्रीमियम कार है। यहाँ पर ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया गया है, ये भी सॉफ्ट टच है, ये भी सॉफ्ट टच, ये भी डिफरेंट टाइप के मटेरियल का सिलेक्शन किया गया है। नीचे हार्ड प्लास्टिक है, डोर में भी अच्छी खासी स्टोरेज आपको मिल जाती है। डोर का साइज भी बड़ा है तो स्टोरेज भी बड़ी ही होगी। तो यहाँ से आपको टेल गेट ओपन करने का बटन मिल जाता है। JBL के स्पीकर इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो बढ़ते हैं ड्राइवर सीट की तरफ। सारे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल हैं, इनफैक्ट आपको लंबर सपोर्ट भी इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट के साथ मिलेगा। और सीटों की अपहोल्स्ट्री देख लीजिए, ये वेंटिलेटेड एंड हीटेड सीट्स हैं। बाहर आपको क्रोम देखने को मिल रहा था लेकिन अंदर नहीं है, सैटिन फिनिश में आपको ग्रे कलर जरूर मिल जाएगा। डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं ग्रे कलर की पूरी लेयर है, यहाँ पर ब्राउन कलर और आगे ब्लैक कलर। और आप देख सकते हैं सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा है। और इधर देखेंगे आपको ब्लाइंड स्पॉट काफ़ी कम से कम रहे उसके लिए आपको ग्लास मिलता है। और ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको ये मिलता है, जैसे कि आपने BYD की गाड़ी में देखा था, महिंद्रा में भी आता है लेकिन उसकी प्लेसमेंट यहाँ पर होती है। अब मैं आपको जो बता रहा था कैमरा, उसका आउटपुट यहाँ पर देख सकते हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग ये करता है और साथ के साथ वीडियो जो है काफ़ी स्मूथ रहती है, आपको जर्की इफेक्ट बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। और ये कंटिन्यूसली काम करता रहता है। अगर मैं यहाँ पर इसको टच करूँ तो ये काफ़ी गर्म फील हो रहा है क्योंकि ये सुबह से चालू है। अब बात कर लेते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की। इतनी बड़ी गाड़ी में ये मुझे छोटा लग रहा है लेकिन इसका साइज़ अच्छा खासा है, 12.3 इंचेस का। और यहाँ पर अगर आप देखें ड्राइवर की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले वो 7 इंच का है। सेंटर में अगर आप डैशबोर्ड को देखेंगे वो हल्का सा ड्राइवर की साइड को टिल्ट है लेकिन स्क्रीन बिल्कुल स्ट्रेट है। सेंटर कंसोल प्यारा सा, 2 कप होल्डर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, वायरलेस चार्जिंग यहाँ पर मिल जाती है। स्टोरेज अच्छी खासी है, आप बहुत सारा सामान इसके अंदर रख सकते हैं। और इसी के अंदर एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको AC पोर्ट मिलता है। यहाँ पर 220 वोल्ट की सप्लाई आपको मिल जाती है। 150 वॉट तक का इक्विपमेंट आप इसमें चार्ज कर सकते हैं, चला सकते हैं। और एक और चीज़, इस सीट में देखिए आप बॉस मोड मिलता है इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है फ़ोन रखने का। और इस सेंटर कंसोल के नीचे भी आपको अच्छा खासा सामान रखने का स्पेस मिल जाता है रबर की पैडिंग के साथ, ताकि वो स्लिप ना हो। USB-A नीचे मिलने वाली है, यहाँ पर आगे आपको USB-C नहीं मिलेगी। USB-C है, कहाँ पर है अभी थोड़ी देर में हम बताएंगे। अब AC के कंट्रोल देख लेते हैं। ये टच बेस्ड है, दिए हैं, काफ़ी अच्छी बात है। फिजिकल होते तो और अच्छा होता। टच बेस्ड है। मुझे वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप स्क्रीन के अंदर जाओ फिर आप AC के कंट्रोल देखो, छेड़ो, उससे काफ़ी टाइम वेस्ट होता है और थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी होता है ड्राइवर। अब आते हैं स्टीयरिंग व्हील की तरफ। स्टीयरिंग व्हील काफ़ी बेसिक लग रहा है मुझे, इसको और सजाया जा सकता था और अच्छा दिया जा सकता था। हालांकि कंट्रोल्स आपको यहाँ पर लेफ्ट में एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के और राइट में आपको वॉल्यूम के, म्यूज़िक के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। और जो गियर सेलेक्टर है वो रहा ये। और हेडलाइट के कंट्रोल यहाँ पर मिलेंगे, वाइपर के कंट्रोल भी यहाँ पर मिलेंगे। इस लीवर से आप हेडलाइट को पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते, आप ऑन या ऑफ नहीं कर सकते। वाइपर के कंट्रोल यहाँ पर है, लेकिन हाँ अगर आपको हाई बीम करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और इधर देखिए रियल टाइम इफेक्ट भी दिखा रहा है अगर मैं हाई बीम ऑन कर रहा हूँ तो। यहाँ पर गाड़ी में ना बटन्स काफ़ी कम मिलते हैं, फिजिकल बटन तो ना के बराबर ही है मान के चलो। फिजिकल बटन होना चाहिए था, जैसे कि आप जो रीजनरेशन है उसको कम ज़्यादा या फिर ऑफ करने वाला वो भी फिजिकल बटन होना चाहिए था, वो है नहीं इसमें। और ड्राइव मोड का सिलेक्शन के लिए वो भी नहीं है। और इस स्क्रीन में भी बहुत मिनिमम इंफॉर्मेशन आती है, या तो आप ट्रिप देख सकते हैं या फिर स्पीड देख सकते हैं
और एक बहुत मतलब अजीब सी चीज़ मुझे ये लगी कि इस स्क्रीन में आपकी बैटरी की परसेंटेज नहीं बताता है। आप चाहे कुछ कर लीजिए, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा आपकी इंफोटेनमेंट सिस्टम की स्क्रीन में। अभी देखिए यहाँ पर जो है एनर्जी में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर रीजनरेशन लेवल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लो, स्टैंडर्ड, हाई, ठीक है। ऑफ नहीं कर सकते। रेंज, डिस्प्ले मोड, ये एक अच्छी चीज़ लगी मुझे, जो मेरा ड्राइविंग स्टाइल है ना उसके हिसाब से भी ये आपको रेंज दिखाएगा। जैसे कि अगर मैं डायनेमिक में सेलेक्ट करता हूँ ना, डायनेमिक इसलिए है जैसे अभी मैं करंटली गाड़ी चला रहा हूँ, इस हिसाब से यहाँ पर ये 257 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है, ठीक है। स्टैंडर्ड अगर मैं दबाता हूँ तो आप देखिए WLTC के अकॉर्डिंग कितनी चल सकती है वो ये अभी यहाँ पर बता रहा है। अब फिर से आते हैं इधर, इंटेलिजेंट बैटरी हीटिंग को आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। लो टेम्परेचर बैटरी प्री हीटिंग को भी आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। चार्जिंग मैनेजमेंट में आप यहाँ पर देखेंगे आपको कितनी गाड़ी चार्ज करनी है, ये सारी चीज़ें आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। V12 का भी फीचर इसमें आता है। और एक अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ तक आपको जो दूसरे इक्विपमेंट या फिर गाड़ी को पावर देनी है तो कहाँ पर वो कट ऑफ होगी। जैसे मैंने 30% में सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ पर जब आपकी बैटरी 30% हो जाएगी तो वो मतलब कट ऑफ कर देगा। कहने का मतलब ये है गाड़ी आपको चलाने के लिए भी तो चार्ज चाहिए ना, तो उसके लिए सेफ लिमिट में रहने के लिए ये फीचर मिलता है। बाकी ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी की परसेंटेज, और मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। अभी 71% बैटरी चार्ज है और 292 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है अकॉर्डिंग टू WLTC। अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल होती है। जैसे कंट्रोल में जाएंगे हम, सीट्स, आगे जो ड्राइवर की सीटें हैं उसमें वेंटिलेशन वगैरह सब कुछ यहाँ से कंट्रोल होता है। मसाज का भी फीचर मिलता है ड्राइवर, को ड्राइवर और पीछे की दोनों सीटों में। तो ड्राइवर की कंट्रोल आपको यहाँ पर डिस्प्ले से करने पड़ेंगे। और ड्राइविंग प्रेफरेंस में यहाँ पर आप जो है ड्राइविंग मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टीयरिंग को भी आप स्पोर्टी मोड में या फिर थोड़ा सा आप इजी तरीके से गाड़ी चलाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ESC ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। एक चीज़ और, ये ड्राइविंग मोड का सिलेक्शन आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आपने स्क्रीन नीचे करी तो यहाँ आप देख लीजिए आपको क्या क्या कंट्रोल मिलते हैं। नॉर्मल, इको, स्पोर्ट, ESC ऑफ, ऑटोमेटिक हाई बीम, ये सारी चीज़ें, ऑटो होल्ड। गाड़ी बंद करने का कोई बटन नहीं दिया है, ये फ़ोन की तरह यहाँ से पूरी गाड़ी ऑफ हो जाती है, ठीक है। और ऑन कैसे होगी, आपको 2 बार पैडल दबाना है, हो गई ऑन। हाँ, Best wishes for a safe and happy journey. ओके, थैंक यू। आगे वाली सनरूफ जो कि काफ़ी छोटी है और ये ओपन भी होती है। ये कंट्रोल आपको मिलता है बटन, और स्लाइडिंग डोर लेफ़्ट और राइट के कंट्रोल भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगर आपका ड्राइवर खोलना चाहता है तो यहाँ से वो खोल सकता है। और ये आपकी केबिन लाइट। और उसके बाद अगर आप बाहर से ही खोलना चाहते हैं अपने स्लाइडिंग डोर को तो आपके चाबी में भी ऑप्शन मिलता है। गाड़ी का इंटीरियर हो या फिर गाड़ी का कंफर्ट हो, सब कुछ आपको सुपर मिलने वाला है इसमें। लेकिन थोड़ा सा और एनहांस कर लेते हैं इसको। वो कैसे करेंगे, वो करेंगे हम इन्वॉल्व का ये सुपरमैन परफ्यूम लगाकर। सुपरमैन परफ्यूम इनका जो सुपर हीरोज़ वाली जो सीरीज़ है ना उसके कलेक्शन में से एक नया प्रोडक्ट है। ये है एक्वा ब्लू फ्रेग्रेंस के साथ। एक्वा इनका पहले से ही बहुत ज़्यादा बिकता था, तो ये भी आपको बहुत पसंद आने वाला है। आपकी बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी। आपके घर पे बच्चे होंगे तो आपको जिद करेंगे कि सुपर हीरोज़ वाला कलेक्शन लेके आओ। वैसे अगर मैं इसका फीडबैक दूं तो काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी, आपको पसंद आएगी। गाड़ी के अंदर ये रखा हुआ अच्छा लगेगा। 3M के टेप से भी ये चिपक जाता है। ग्लव बॉक्स में भी आप इसको ऐसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसकी फ्रेग्रेंस को आप रेगुलेट भी कर सकते हैं। स्पिल फ्री भी ये आता है ड्राई फ्रेश टेक्नोलॉजी के साथ। स्क्रीन में आपको QR कोड दिख रहा होगा, आप स्कैन करके मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिए हैं, वहाँ से भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और हाँ, मेरा जो कूपन कोड है ज़रूर अप्लाई करना, जो कि है DDS। डोर को लॉक अनलॉक और उसके बाद टेल गेट ओपन करने का, और यहाँ पर स्लाइडिंग डोर को ऑन या ऑफ करने का। चाबी कुछ ऐसी मिलती है MG9 की। अब चलते हैं पीछे की सीट में क्या क्या है, कितना कंफर्ट है, क्या क्या फीचर है, सब बारे में बात करेंगे। जो इस गाड़ी को खरीदेगा ना वो इस सीट के लिए पैसे देगा। और इस सीट में बैठने का मतलब ये है कि आप इस गाड़ी को प्रॉपरली इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। गाड़ी आप ये वाली लेते हैं और यहाँ बैठते नहीं है ना तो आपके पैसे बर्बाद हैं। और सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो स्लाइडिंग डोर है उसका पीछे से कंट्रोल क्या क्या है। सबसे पहले
ये जो आप लीवर देख रहे हैं ना, आप इसको आगे करेंगे तो ये जाएगा आगे, और पीछे करेंगे तो फिर पीछे आएगा। और यहाँ पर जो ये बटन दिए गए हैं ये आपके विंडो ग्लास के लिए है, जो कि ओपन और क्लोज यहाँ से हो जाता है। आपको मैनुअल सनशेड भी इधर मिल जाती है, और एक कंट्रोल आपको यहाँ मिलता है। आप करते हैं इस सीट के सारे फंक्शंस के बाद इसको आप बहुत तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। आप मेरा लेग रूम देख रहे होंगे, लेग रूम अच्छा खासा है, और यहाँ पर पैर रखने के लिए पर्टिकुलरली ट्रे दी गई है, इसके ऊपर आपको पैरों को रखना है। और कैसे आप आराम कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। और साथ के साथ यहाँ पर एक टच स्क्रीन मिलती है जिसमें आपको सारे कंट्रोल मिलेंगे, और इसका लॉक आपको पहले खोलना होगा स्लाइड करके। पहले से भी प्रोग्राम फंक्शन है, आप एक एक करके मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको इस हेडरेस्ट को ऊपर नीचे करना है, इसका आप सपोर्ट को एडजस्ट करना है, आपको रिक्लाइन करनी है सीट, आप मैनुअली भी कर सकते हैं, और एक बटन दबा के भी आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। इस सीट में मसाज का भी फीचर है, हीटिंग भी है, वेंटिलेशन भी है, कंफर्ट तो है ही है। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ डेमो। ये पूरा पीछे चले गई और सीट हो गई है रिक्लाइन अच्छे तरीके से। अब नीचे जो सपोर्ट है वो ऊपर आ रहा है, और ये अब एक्सटेंड होगा, फुली एक्सटेंडेड लिखा हुआ आ गया यहाँ पर। तो ऐसे मैं एंजॉय कर सकता हूँ। आप इसको और भी रिक्लाइन कर सकते हैं, आप प्रॉपरली लेट भी सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये डिपेंड करता है पीछे आपके कोई बैठा है या फिर नहीं बैठा है। अगर पीछे बैठा होगा तो फिर उसकी टांगें दब जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप इंजॉय करना चाहते हैं बाहर मौसम को, तो ये सनरूफ आप खोल सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रॉपर बटन मिलता है, एसी कंट्रोल पीछे वाले यहाँ पर मिलते हैं, और जो एसी वेंट है सेकंड रो के लिए ये, और थर्ड रो के लिए यहाँ पर। आप चाहें पीछे वाले को वो सुविधा ना देना चाहें तो ये अपनी तरफ कर सकते हैं आप, आपको ज़्यादा गर्मी लग रही है तो मैं ये ओपन कर देता हूँ। इसमें आपको ड्यूल पेन पैनारोमिक सनरूफ पीछे मिलेगी, और इसे आप अगर ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं। ये ओपन होती है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फिक्स ग्लास दिया गया है। वही रोशनी बढ़िया वाली। आप आराम से लेट कर जाइए अपनी जर्नी में, आपका ड्राइवर गाड़ी चलाता रहेगा और आपको आनंद मिलेगा पीछे। स्क्रीन से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको एक ग्लास होल्डर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। स्क्रीन के अलावा आपको फिजिकल बटन भी मिलते हैं जिससे कि आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और इधर देखिए हेडरेस्ट, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। आगे इन्होंने सी पोर्ट नहीं दिया है, पीछे आपको सी पोर्ट मिल जाएगा वो, लेकिन वो कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा यहाँ पर। अगर आप इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर 2 चार्जिंग पोर्ट आपको मिलेंगे, जिसमें से एक ए है, दूसरा USB-C है। थोड़ा सा स्टोरेज यहाँ पर है, और यहाँ पर इन्होंने टिश्यू बॉक्स रखा हुआ है। इसको बंद कर देते हैं। इंटीरियर के कलर कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, प्रीमियम फील करवा रहा है, एयरी फील भी करवा रहा है, और साथ के साथ जो मटेरियल का सिलेक्शन है, जैसे सॉफ्ट टच आपको हर जगह दिया गया है। जहाँ पर आपका एक्सेस है, जहाँ तक आप टच करेंगे, फील करेंगे, हर जगह आपको मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मतलब कि आपको एक स्पेशल फील कराने की कोशिश की गई है। अब करते हैं इस सीट को एडजस्ट, और उसके बाद हम जाएंगे पीछे वाली सीट में। इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। अब थर्ड रो में जाना है मुझे, तो मैं बीच से भी जा सकता हूँ। थर्ड रो में भी अच्छा खासा स्पेस मुझे मिल रहा है। अंडर थाई सपोर्ट मेरे हिसाब से तो कम है, लेकिन कम हाइट का व्यक्ति अगर पीछे बैठेगा तो उसको अच्छा खासा स्पेस मिलेगा। हेडरूम भी ओके है, और सबसे बड़ी बात है रिक्लाइन एंगल, जो कि काफ़ी अच्छा है। जिनकी हाइट 5.5 फीट तक है वो आसानी से पीछे बैठ सकते हैं, लंबी जर्नी भी कर सकते हैं। पीछे भी आपको जो है ना 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाएगी सेंटर वाली। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपको कप होल्डर मिलेगा, और ये USB-A। अगर आप पीछे फंस चुके हैं, निकलना चाहते हैं, इस बटन को दबाइए, आप यहाँ पर सीटें इस तरीके से अरेंज हो जाएगी जिससे कि आप निकल सकते हैं आसानी से बाहर। थर्ड रो में भी आपको स्लाइडिंग फीचर मिलता है। ये जो लीवर है इसको आप पकड़िए और आगे पीछे सरकाते रहिए। तीनों रो है, स्लाइडिंग वाली है, आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कोई आगे लंबा बैठा है, पीछे लंबा बैठा है, छोटा बैठा है, इस हिसाब से आप अपना स्पेस डिसाइड कर सकते हैं, जिससे कि किसी को भी परेशानी ना हो लॉन्ग रूट में। अब देखिए गाड़ी के अंदर कंफर्ट तो कूट कूट के भरा है। अब सेफ्टी का क्या, सेफ है या फिर नहीं है,
बिल्कुल है, और दो जगह से इसको 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है। पहला यूरो NCAP, दूसरा ऑस्ट्रेलियन NCAP में ये 5 स्टार ला चुकी है, तो उस चीज़ से आप घबराइए मत। वैसे इंडिया में ये गाड़ी अभी आई है, लेकिन 2-3 साल पहले ये लॉन्च हुई थी और काफ़ी कंट्रीज़ में ये पहले से बिकती आई है। अब देखिए, आप इस गाड़ी में पीछे बैठने के लिए इस गाड़ी को खरीद रहे हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ड्राइवर साहब छुट्टी पर चले जाते हैं, आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी और आपको पता होना चाहिए कि ये गाड़ी चलती कैसी है अगर आप इसको लेना चाह रहे हैं तो चलिए गाड़ी को ड्राइव करते हैं, बताते हैं कि गाड़ी कैसी चल रही है, और साथ के साथ हम 10% SOC में गाड़ी को कितना चला पाते हैं वो भी देखेंगे, जिसकी वजह से आपको रेंज का अंदाज़ा लग जाएगा। आइए देखो, बाकी बातें तो सही है, लेकिन आप कैमरे की क्वालिटी को देखिए यार, इसकी ना ऐसी क्वालिटी की उम्मीद नहीं थी इस गाड़ी से। देखो ना आप, ऐसा नहीं है कि ब्राइटनेस मैंने बढ़ा नहीं रखी हो, मैं बढ़ा भी देता हूँ, ब्राइटनेस फुल कर देता हूँ। लो, ठीक हो गया। अब देखो आप, कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो अब इसको चलाकर देखते हैं। मैंने अभी नॉर्मल मोड में लगा रखी है ये गाड़ी, नॉर्मल में बाय डिफ़ॉल्ट चली जाती है। मेरे को भी देखना है कि इसका बैटरी परसेंटेज कितना है। 65% के आसपास ये बैटरी है। यहाँ पर आपको गियर सेलेक्टर मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये लीवर ही क्रूज़ कंट्रोल को ऑन ऑफ करने के काम आता है, और यहाँ से स्पीड कम ज़्यादा होती है। तो चलिए चलाते हैं गाड़ी को। अब देखिए, गाड़ी बहुत बड़ी है, साइज़ बड़ा है, वेट भी होगा क्योंकि 90 किलोवाट आवर की बैटरी लगी हुई है, गाड़ी का अपना वेट होगा। जब आप जीरो से उठाते हो ना गाड़ी को, तो आपको लगता नहीं है ना, मतलब लगेगा नहीं आपको कि ये इतनी भारी भरकम गाड़ी है और इतनी लाइट चल रही है। विजिबिलिटी की मैं बात करूं, विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी खासी है, बड़े बड़े ग्लास है, जैसे मैंने आपको बताया, बोनट आगे प्रॉपरली दिखाई देता है, ठीक। और साथ के साथ ये जो IRVM का व्यू है कैमरे के थ्रू, वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब 360 डिग्री कैमरा है, उससे तो कई ज़्यादा गुना अच्छा ये कैमरा है। अब थोड़ा सा इसको हाई स्पीड में चलाकर देखते हैं। छोटे मोटे गड्ढे भी हैं रोड में, उसमें मैं क्या फील कर पा रहा हूँ, तो आपको हल्के से स्टिफ लगने वाले हैं इसके सस्पेंशन। अभी सेकेंड रो में भी मैं बैठ के दिखाऊँगा, वहाँ पर मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मुझे वो आपके साथ शेयर करूँगा। और ये जो छोटे मोटे कंकड़ पत्थर हैं ना, और ये रंबल स्ट्रिप जैसे अभी आने वाली है, ये फील होती है हल्की हल्की स्टीयरिंग में भी, और सीटों के नीचे भी आपको फील होगी। मतलब एक प्लस राइड, मतलब कुशनी राइड उतनी ज़्यादा नहीं है, हल्के से स्टिफर साइड में है। अब स्टिफ होने का फ़ायदा कुछ मिल रहा है क्या, वो मैं देखता हूँ हाई स्पीड में। वैसे गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो गाड़ी का डिज़ाइन साइज़ ऐसा है कि लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, लोग काफ़ी क्यूरियस है गाड़ी के लिए। और ये जो आपने बीप सुनी, अलर्ट सुना, ये काफ़ी अनोइंग है। ड्राइवर को सुनाई दे तब तो समझ में आता है, लेकिन हर एक पैसेंजर, कल हम इस गाड़ी में पीछे बैठे हुए थे, ये जो अलर्ट आ रहा है, पीछे की सीट में भी, सेकेंड रो में भी वो अलर्ट काफ़ी ज़ोर से सुनाई देता है। अब देखिए, सॉफ्टवेयर ड्रिवन गाड़ी है ये, ओनर इसको कम ही चलाएंगे ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको चलाने के लिए एफर्ट करने पड़ रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ, मतलब अलग से मेहनत लग रही हो, या फिर आपको ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ रहा हो इस गाड़ी को चलाते हुए, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेकिंग और अच्छी हो सकती थी, लिटरली। ब्रेकिंग और अच्छी हो सकती थी, ब्रेकिंग शार्प नहीं है इसकी। अब रही क्रूज़ कंट्रोल की बात, उसकी एक अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि आपको ज़्यादा इधर उधर नज़रें हटाने की ज़रूरत नहीं है, आपने गाड़ी चलानी है। जैसे कि अभी देखिए, मैं अभी 60 पे इसको सेट करता हूँ, ये लीवर आपने एक बार एक नीचे करना है और आपका क्रूज़ कंट्रोल सेट हो गया, और ऐसा ही होना चाहिए सभी गाड़ियों में। और एक अच्छी चीज़ ये लगी मुझे कि इस क्रूज़ कंट्रोल की मिनिमम स्पीड जो है वो है 15 किलोमीटर पर आवर। 15 की स्पीड में भी आप एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल में अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। पता नहीं ब्रेकिंग में मुझे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है, यूज़ टू होना पड़ेगा। गाड़ी भारी भी है तो मोमेंटम भी रहता है। इको मोड में चलाता हूँ, इको मोड में देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस ये देती है।
ठीक है, किसी पेट्रोल या डीजल गाड़ी से तो ठीक है, लेकिन हाँ अगर हम इसको फुल पोटेंशियल में चलाएं उसके हिसाब से कम लगेगा आपको। बट आप बैक टू बैक पेट्रोल और डीजल चलाने के बाद इसको चलाएंगे तो ये भी आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। अब दूसरी चीज़ ये है कि इसमें ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन आती नहीं है, सिर्फ आपको ट्रिप और ये बाकी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। इसमें बैटरी का पता चल पाता तो अच्छा रहता। अब मैं स्पोर्ट्स मोड में लगाता हूँ इसको। स्पोर्ट्स मोड में थोड़ा सा स्टीयरिंग में भी फ़र्क आया है, मतलब थोड़ा सा वेट बढ़ा है इसका। थोड़ा बहुत बॉडी रोल फील होता है जब स्पीड बढ़ जाती है, वहाँ पर कॉर्नर्स में हल्का फुल्का आपको पता चलेगा। प्राइसिंग इस गाड़ी की अभी आई नहीं है, एमजी ने अनाउंस नहीं करी है। प्राइसिंग के साथ साथ कितनी रेंज ये निकाल कर देगी, मतलब कि जो क्लेम्ड रेंज है वो भी अभी हमें मालूम नहीं है। वैसे ये CKD यूनिट रहेगी तो प्राइस थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं इस गाड़ी के। हम सेगमेंट में अगर देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल कोई नहीं है इस सेगमेंट में। बेहतरीन परफॉर्मेंस, 120 के आसपास गाड़ी चल रही है तो विंड नॉइज़ अंदर आ रही है। रोड नॉइज़ बिल्कुल नहीं है, लेकिन विंड नॉइज़ है। गाड़ी का साइज़ बड़ा है, 5200 mm के आसपास है ये गाड़ी, लेकिन जो टर्निंग रेडियस है ना वो काफ़ी अच्छा है उस हिसाब से। सेकेंड रो में बैठने के बाद मुझे एक चीज़ और फील हुई, जो रोड नॉइज़ है स्पेशली रियर टायर की, ये मुझे यहाँ पर सुनाई दे रही है। स्ट्रेंज ये है कि आगे ड्राइवर को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ सुनाई दे रहा है प्रॉपरली। और जो छोटे मोटे बम्प्स हैं ना, मैंने आपको बताया कि थोड़े से स्टिफ हैं, उतने ज़्यादा स्टिफ भी नहीं लेकिन हल्के से स्टिफ हैं, उसको ये अच्छी तरीके से कुशन कर जा रही है। ये वाली सीट जो है ये काफ़ी अच्छा कंफर्ट दे रही है, कहने का मतलब ये है। छोटे मोटे बम्प्स फील नहीं हो रहे, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है तो जिसमें गाड़ी पूरी मूवमेंट करेगी वो फील होगा। और थोड़ा सा कुछ नहीं राइड मेरे को यहाँ पर मिल पा रही है सेकंड रो में। रंबल स्ट्रिप्स लेकिन जो आई थी अभी वो प्रॉपरली फील हुई, आगे और आ रही है, देखना आप भी महसूस करेंगे। गाड़ी अभी 60 के आसपास है। मेरे सीट के नीचे कम फील हो रही है, लेकिन यहाँ ज़्यादा फील हो रही है। तो ओवरऑल कंफर्ट बढ़िया है गाड़ी का। ग्लास एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्लॉस्ट्रोफोबिक फील बिल्कुल नहीं हो रहा। थोड़ा सा सनरूफ मैंने खोला हुआ है और बाहर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है। क्वार्टर ग्लास ही इतना बड़ा है, आप देख पा रहे होंगे। मैं हज़ारों किलोमीटर की लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता हूँ इस सीट में। तो ये इंडिकेटर की साउंड है, स्पीकर से आ रही है, काफ़ी अनोइंग है। ये थोड़ी सी स्वीट या फिर हल्की होनी चाहिए थी। मैं अगर सो रहा हूँ गाड़ी में तो मैं इसको सुनकर जग जाऊँगा या डर जाऊँगा कि आखिर हो क्या रहा है। ओके, 55% बैटरी बची हुई है, इसको 45% तक चलाते हैं। 10% में हमें अंदाज़ा आ जाएगा कि ये गाड़ी कितना चलती है 1% बैटरी में या फिर 10% बैटरी में, जिससे हम पूरी बैटरी कितना चल सकती है टोटल उससे पता चल जाएगा। ट्रिप को मैं यहाँ पर रिसेट कर देता हूँ, 0 हो चुकी है। अब इसको चलाते हैं और मैंने अभी इको मोड लगा रखा है। ओके, तो 5% बैटरी का कंजप्शन हमने यहाँ पर कर दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 17.5 किलोमीटर, और ये 16 मिनट में हमने करा है। इसको और चलाते हैं 10%, 45% में जब आ जाएगी फिर हम अपना नतीजा सुनाएंगे आपको। ओके, तो बारिश हो चुकी है बड़ी तेज़, गाड़ी चल चुकी है 33 किलोमीटर, 46% बैटरी बची हुई है, 1% और चलानी है हमने। ठीक है, तो लगभग 9% बैटरी पे ये गाड़ी 33 किलोमीटर चली है और लगभग होने वाला है ये। मतलब कि क्या ये गाड़ी 400 किलोमीटर भी टच नहीं कर पाएगी रियल लाइफ में। अभी तो हम लोग रीजनरेशन भी काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सिटी में है, यू टर्न हमें लेना पड़ रहा है। ठीक है, चढ़ाई है, ढलान है, ये सब चीज़ों में रीजनरेशन काम आ रहा है। अगर हाईवे पे हम कॉन्स्टेंटली चलते रहेंगे तो थोड़ा बहुत फ़र्क तो वहाँ पर पड़ेगा। और लगभग 90 चल रहे हैं हम, कुछ खास तेज़ भी नहीं भगा रहे हैं और विदाउट क्रूज़ कंट्रोल चल रहे हैं। लेकिन और दूसरी चीज़, इको मोड में चल रहे हैं। 45% हो चुकी है बैटरी यहाँ पे, मतलब 10% कंजप्शन हम कर चुके हैं।
तो 34 किलोमीटर के आसपास ये गाड़ी चली है, 34.5 मान लेते हैं। और अगर हम 100% बैटरी के हिसाब से देखें 345 किलोमीटर ये गाड़ी एक फुल चार्ज में चल पाएगी। 90 किलोवाट आवर की ये बैटरी कैपेसिटी वाली गाड़ी है। तो अभी तक तो सब कुछ सही था, गाड़ी हर एंगल से पसंद आ रही थी, देखने में भी, चलाने में भी, कंफर्ट के भी मामले में और फीचर्स के भी मामले में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ये है कि रेंज उतनी कुछ खास आ नहीं रही है। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम इसको मानकर चलेंगे 100%। कभी और चलाने का मौका मिलेगा लंबा, या फिर MG चलाने को देगी इस ड्राइव के बाद, तो हम देख सकते हैं उस टाइम पे प्रॉपरली कि कितना चल रही है डिफरेंट कंडीशंस पे। अभी हमारी ये धारणा बन गई है कि ये रेंज कम निकालती है, 350 से 350 किलोमीटर, ठीक है। हार्डली ये 400 किलोमीटर टच कर पाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। MG ने भी रेंज नहीं बताई है इसकी। देखो क्या होता है, प्राइसिंग और रेंज का पता लगना बाकी है। क्लेम्ड रेंज का, एक्चुअल रेंज का तो हमने अंदाज़ा लगा दिया है। तो सारी चीज़ें गाड़ी की आपके सामने हैं, देखने में कैसी है, कितना कंफर्ट है, स्पेस कितना है और कैसी है। एक चीज़ माननी पड़ेगी, कोई निगल्स नहीं है गाड़ी में, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से काम कर रही है, ये बहुत बढ़िया बात है। और इतना चलाने के बाद, मतलब सुबह से हम इस गाड़ी में बैठे हैं, ऐसा कोई थकान नहीं है। रियर सीट भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो ये है इस गाड़ी का पूरा हिसाब किताब। बाकी आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी और क्या ये रेंज जो है सही है, और इसको एक्चुअल में कितना चलना चाहिए। जिस हिसाब से इसकी प्राइसिंग आने वाली है, मैं मान के चल रहा हूँ कि 70 से 80 के आसपास ये रहेगी, क्योंकि ये CKD है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय। बारिश बहुत ज़्यादा है।